आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है ब्रेंडो क्लासेस जेटेट SST 628 टॉपिक 5 पार्ट 3 शहर व्यापार और कारीगर सिटीज ट्रेड एंड क्राफ्ट। सभी नोट्स जो बेस्ड होगा वो NCERT की बुक्स पे बेस्ड होगा। पार्ट 3 आज का हमारा टॉपिक है द मुगल एम्पायर इन एरा ऑफ कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि मुगल एरा में किस तरह के फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी या ग्रोथ था उनके बारे में। पहला सब पॉइंट है अर्बन लैंडस्केप अंडर द मुगल्स। मुगल्स के टाइम में अर्बन एरिया किस तरह से, तो मुगल इंडिया का जो 15% आबादी था वो हमारे शहरों पे रहते हैं। वहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज था, टाउन, साथ ही साथ उसे मोहल्ला कहते, और ये मोहल्ला जो होता था उन्हें पहचाना जाता था उनके काम करने वाले लोगों के बेसिस पे वहाँ रहते थे। जैसे कि मोहल्ला जरगारन जो गोल्डस्मिथ के लिए जाना जाता था, कच्छ रंगरेजन जिसको डायर के रूप में मोहल्ला जाना जाता था, मतलब कि डायर जो कपड़ा कलर करने वाले उन्हीं का था, इसलिए उसको रंगरेजन का नाम दिया गया। वहीं पे जारगारन का मतलब ये होता था गोल्डस्मिथ, तो गोल्डस्मिथ वहाँ रहते थे, जो जैसा काम है उसी के हिसाब से जगह का नाम दिया जाता। अब इसमें मल्टीपल टाइप्स के टाउन होते थे, जैसे कैपिटल सिटीज जैसे कि आगरा, दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सिकरी। कुछ टाउन ऐसे थे जो पोर्ट टाउन थे जहाँ पे जहाज हुआ करते थे, समुद्री यात्रा होता, जैसे कि सूरत, कामरी, दमन और चिटागोंग। फिर आता है पिलग्रिमेज टाउन, ऐसा प्लेस जहाँ पे धार्मिक यात्रा करने के लिए लोग जाते थे, जैसे अजमेर ख्वाजा चिश्ती का दरगाह था, वाराणसी के लिए एक तीर्थ स्थल है, साथ ही साथ मथुरा। ये सब एरिया जो था वो हमें पिलग्रिमेज टाउन के रूप में जाना जाता। फिर आता था क्राफ्ट सेंटर, जैसे कि वाराणसी में जाना जाता था ब्रोकेड के लिए, आगरा जो जाना जाता था लेदर के लिए, और गुजरात जो था वो जाना जाता था कपड़ों के लिए। क्राफ्ट्स प्रोडक्शन, मतलब कि 18 सेंचुरी तक मुगल इंडिया जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर था प्रोडक्शन के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में। साथ ही साथ वो प्रोड्यूस करता था लगभग 25% पूरा दुनिया का इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस। इसमें मेजर क्राफ्ट जो इंक्लूड था वो था कपड़ा, जहाज, शिप बिल्डिंग या फिर स्टील। टेक्सटाइल जो था इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो था, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का। मुस्लिम जो था बंगाल से आता था और ढाका से, जो कि फेमस था वर्ल्ड वाइड। फिर आता है शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग होता था बंगाल में, गुजरात में, और ये शिप बिल्डिंग वहाँ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी। और मेटलर्जी जो आता है तो वो फेमस था हाई क्वालिटी स्टील के लिए, जिसको हम लोग डेमास्कस स्टील भी कहते हैं या फिर उसको वुड स्टील भी कहा जाता है। अगर तो वर्ल्ड ट्रेडर्स का बात करें तो मेरी टाइम ट्रेड जो था वो कोस्टल पोर्ट और नॉर्थ इंडिया साइड में बहुत ज्यादा होता था। साथ ही साथ इसमें मरवाड़ी, गुजराती ये और जैन रिलीजन के सभी लोग शामिल। मतलब मेरी टाइम ट्रेड का मतलब समुद्र से होने वाला जितना भी ट्रेड था वो कोस्टल पोर्ट्स में होता था, साथ ही साथ नॉर्थन इंडिया में होता था। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो वो मरवाड़ी और गुजराती लोगों का था, और साथ ही साथ जो जैन रिलीजन से बिलोंग करते थे। कुछ मर्चेंट ग्रुप्स जो है जिसको हम लोग सेठ, मोहरा या फिर मोदी कहते थे, वो भी इसमें इंक्लूडेड थे, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड में। मुल्तानी मर्चेंट्स ये डोमिनेट करते थे ट्रेड रूट्स में, कहाँ पे, तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड। इंडियन मर्चेंट जो थे वो ट्रेड करते थे सेंट्रल एशिया के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ और अफ्रीका के साथ। इसके अलावा यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जैसे कि पोर्तुगीज जो सबसे पहले इंडिया आए थे, फिर डच, इंग्लिश और फ्रेंच, ये सब आए इंडिया में इसी पीरियड के दौरान। और सिर्फ किसके लिए, तो व्यापार के लिए, क्योंकि इंडिया में व्यापार फेमस हो गया था तब तक। इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड, मुगल एम्पायर जो था वो कंट्रोल करता था ज्यादातर इम्पोर्टेंट जमीन को, साथ ही साथ नदी के किनारे के एरियाज को, और नदी से जो व्यापार होता था उसको, जिसकी वजह से उनके पास जो पैसा था, वेल्थ था, वो लिंक होता था हर एक टेरिटरीज, और जिससे वो इकोनॉमिक्स को, सारा जगह को, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को वो यूनिफाई कर पाया, मतलब एक कर पाया। इनलैंड ट्रेड की बात करें तो बंगाल, गुजरात और डेक्कन जो थे ये मेजर ट्रेडिंग रीजन थे जहाँ पे लैंड टू लैंड व्यापार होता था। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो टेक्सटाइल जो था वो डोमिनेट करता था एक्सपोर्ट्स को। इंडियन टेक्सटाइल जो था वो साउथ ईस्ट एशिया, सरोंग, मिडिल ईस्ट, मुस्लिम, वेस्ट अफ्रीका और यूरोप में भी भेजा जाता था। अदर चीफ इंडियन एक्सपोर्ट जो थे मसाले थे, ओपियम थे और इंडिगो। इम्पोर्ट्स की बात करें जो दूसरे देशों से हम मंगाते थे उसमें दो जाते थे, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रेजर। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड ट्रेजर, मतलब कि ज्वेलरी, सिल्वर, हॉर्सेस, ये सब आता। अदर इम्पोर्ट्स में इंक्लूड होता था सोना, आइवरी मतलब हाथी का दांत, रो सिल्क, परफ्यूम और प्रेशियस स्टोन। और ट्रेड को बैलेंस करने के लिए इंडिया के पास एक पॉजिटिव ट्रेड था एक्सपोर्ट के रूप में और एक पॉजिटिव था इंपोर्ट के लिए, जिससे वजह से हम लोग में बहुत ज्यादा सिल्वर का इंपोर्ट हो रहा था। मतलब कि यहाँ पे लोग एक्सपोर्ट अच्छा करते थे और हम लोग के पास सिल्वर कम था, तो सिल्वर बाहर से बहुत ज्यादा आता था और हमारे पास इनफ प्रोड्यूस था ताकि उसको हम लोग बैलेंस
कर पाए, इसलिए हमारा जो ट्रेड था वो बैलेंस ट्रेड था। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन सेंटर्स इन मुगल इंडिया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 15%। दूसरा क्वेश्चन है द रेसिडेंशियल एरिया ऑफ टाउन्स इन मुगल इंडिया वर कॉल्ड? ऑप्शन ए मंडपिका, बी हाट, ऑप्शन सी मोहल्ला एंड डी सरकार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहल्ला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? ऑप्शन ए टेक्सटाइल, ऑप्शन बी हॉर्सेस, ऑप्शन सी इंडिगो, ऑप्शन डी स्पाइसेस। इसका करेक्ट आंसर होगा हॉर्सेस। हॉर्सेस जो था वो मेजर एक्सपोर्ट में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा यूरोपियन पावर था जो पहली बार एस्टैब्लिश किया ट्रेडिंग रिलेशन इंडिया के साथ मुगल पीरियड के दौरान? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी पोर्तुगीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोर्तुगीज। क्वेश्चन नंबर 5, जो बैलेंस था ट्रेड का जो मुगल पीरियड में देखा गया वो कैसा था? ऑप्शन ए नेगेटिव, इंपोर्ट एक्सीडेड द एक्सपोर्ट, बैलेंस्ड, एक्सपोर्ट्स इक्वल टू इंपोर्ट्स, ऑप्शन सी पॉजिटिव, एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड इंपोर्ट्स, ऑप्शन डी नॉन एग्जिस्टेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा पॉजिटिव, एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड इंपोर्ट्स। मतलब सिंपल सा जो हमारा एक्सपोर्ट्स था वो ज्यादा था किसके कंपेयर में? इंपोर्ट्स के कंपेरिजन में। इसीलिए ये हमारे देश के लिए बेटर था, क्योंकि हम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उतना ही ज्यादा हमें फायदा होता है, इंपोर्ट करने पे नुकसान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलोनियल इंपैक्ट, डीअर्बनाइजेशन एंड द रुइन ऑफ इंडियन क्राफ्ट। मतलब कि जैसे ही ब्रिटिशर्स और अदर लोग यहाँ आने लगे उसके बाद हमारा शहर जो था वो बर्बाद होने लगा और जो हमारा इंडियन क्राफ्ट था वो भी बर्बाद होने लगा। देखते हैं कि प्रोसेस कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बहुत बेहतरीन था, लेकिन जैसे ही यहाँ ब्रिटेन आए वैसे ही हमारा डीअर्बनाइजेशन शुरू हुआ। उन्होंने क्या किया, इंडिया से जितने भी कच्चा माल होते थे उसको वो लेते थे और वो इंग्लैंड देते थे और उसका प्रोसेसिंग और वो इंडस्ट्री जो था वो अब इंग्लैंड में होता। इंग्लैंड में इंडिया का रॉ मटेरियल प्रोसेस होता था, गुड्स बनता था कहाँ? इंग्लैंड। और बनने के बाद वापस उसको बेचने के लिए भेज दिया जाता था इंडिया। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो होते थे वो सस्ते होते थे इंडिया के कंपैरिजन में, इसलिए इंडिया के लोग उसको खरीदने लगे। मतलब उससे क्या हुआ, जो हमारा एक्सपोर्ट पहले ज्यादा था अब वो एक्सपोर्ट खत्म हो गया और हम ज्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम था। डीअर्बनाइजेशन जो पहले मतलब हमारा अर्बन जो था पहले 25% था ट्रेड का, वो धीरे धीरे घटने लगा। मतलब कि पॉपुलेशन जो था हमारा अर्बन एरिया का वो पहले हमारा 15% से फिर 13% हुआ और 13% के बाद फिर हमारा सिर्फ 9.3% रह गया था 1881। हमारे जो पुराने शहर थे जो प्रोडक्ट्स के लिए फेमस थे जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे और न्यू कॉलोनियल सिटीज जो है वो शुरुआत में बनने लगी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन इज द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड। अब क्योंकि सस्ता सामान मिलने लगे जिसकी वजह से हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी जिसमें लोग हाथों से सामान बनाते थे, हमारा इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट था, वो भी धीरे धीरे बर्बाद। इसकी वजह से लाखों आर्टिसन जो काम लगा और जो लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो भी बर्बाद। शहर जैसे कि ढाका, मुर्शिदाबाद ये फेमस थे अपने कपड़े के लिए, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट होने लगा था, इसलिए डिक्लाइन। जो 3 मेन कारण था हमारे डिक्लाइन होने का हैंडीक्राफ्ट का। सबसे पहले चीप मशीन जो इंपोर्ट हो रहा था, ब्रिटिश फ्लड कर रहा था इंडियन मार्केट को, उसका मेन कारण क्या था? मशीन सस्ता था, प्रोडक्शन कॉस्ट कम, इंडियन सामान कम है। लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, ब्रिटिश को एनेक्स्ड हो गया लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने नेटिव रूलर्स को हटा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टीप फॉल आया हमारे डिमांड पर लग्जरी गुड्स। मतलब जो हमारे इंडियन राजा वो क्या करते थे, लग्जरी गुड्स का इस्तेमाल ज्यादा करते थे और चूंकि उनको हटा दिया गया तो ब्रिटिश रूल करने लगे, तो ब्रिटिश ने नेटिव चीजों को खरीदना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से डिमांड खत्म। फिर तीसरा कारण है डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ्स। मतलब ब्रिटिश जो थे वो जानबूझ के बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते थे इंडियन गुड्स पे, जिसकी वजह से इंडियन गुड्स को बेचना और भी ज्यादा मुश्किल हुआ था। ये इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा इंडिया के बुनकर में, मतलब कपड़े को बुनते थे। वीवर्स वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द लो प्राइसेस फ्रॉम ब्रिटिश मर्चेंट्स, मेनी वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क एंड सम माइग्रेटेड टू अदर प्रोफेशंस। मतलब सिंपल सा अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने अपने कपड़े का दाम कम रखा और अगर यहाँ के लोगों से कपड़े बनवाते भी थे तो वेजेस बहुत कम देते थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग काम कर नहीं पाए, इंडिया के लोग कपड़े का काम कर नहीं पाए, जिसकी वजह से उनको या तो दूसरे जॉब ढूंढना पड़ा या फिर बहुत ही गरीबी में जिंदगी काटना पड़ा। अब आता है राइज ऑफ न्यू कॉलोनियल सिटीज। अगर लेट 18th सेंचुरी की बात करें तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास ये 3 ऐसे हब थे जहाँ पे ब्रिटिश का था और ये ब्रिटिश कॉलोनियल पावर का सिंबल था। कलकत्ता जो था वो कैपिटल बन गया ब्रिटिश इंडिया का 1911 तक और ये एक ट्रेडिंग पोर्ट बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी के। बॉम्बे ये इमर्ज हुआ मेजर पोर्ट और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में। वहीं पे मद्रास जो था वो ट्रेडिंग हब बना और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बना साउथ इंडिया। फिर आते हैं ब्लैक टाउन एंड व्हाइट टाउन। क्राफ्ट्स और कॉमर्स जो था बहुत ही ज्यादा अंडरवेंट चेंजेस में, बहुत सारा चेंजेस आया था ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन, जहाँ पे मर्चेंट और आर्टिसन जो थे जैसे कि वीवर उनको भगा दिया गया एक जगह से दूसरे जगह। मतलब कि व्हाइट टाउन है अमीरों के और ब्लैक टाउन जो थे वो थे इंडियन लोग। अब क्राफ्ट्स में
ब्लैक टाउन। और इसमें क्या हुआ कि यूरोपियन ने कंपनीज एस्टैब्लिश किए जहाँ पे लोगों को कम वेजेस देके काम करने पे ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स जो थे क्राफ्ट पर्सन कन्फाइंड रह गए छोटी जगह में और उन पे रूल करने लगे व्हाइट लोग, जिसकी वजह से व्हाइट लोग सुपीरियर हो चुके थे और वो सेंट जॉर्ज फोर्ट मद्रास में रहते थे या फिर सेंट विलियम फोर्ट कलकत्ता में रहते थे। यहीं से वो लोग पूरे ब्लैक एरियाज को कंट्रोल करते थे। क्राफ्ट पर्सन के साथ ब्लैक एरियाज में रहते थे जहाँ पे उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम। ब्रिटिश ने एक नया सिटी बनाया दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, जहाँ पे 1911 ऑनवर्ड्स एस्टैब्लिश किया इंपीरियल कैपिटल। 1911 से को बना दिया गया न्यू कैपिटल, जिसको न्यू दिल्ली। द न्यू सिटी हैड रोड चौड़ा था, बंगलोज था, बहुत सारे गार्डन्स थे और उनमें बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम से वाटर सप्लाई भी किया जाता था और डिस्पोजल जो था सीवेज था। और ये जो न्यू दिल्ली का मेन एरिया था, वहाँ पे ज्यादातर लोग व्हाइट्स रहते थे। एक तरह से ये व्हाइट टाउन का एस्टैब्लिश। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ लार्ज स्केल डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th century referred to as। मतलब ये हमारा 19th century अर्बन सेंटर का डिक्लाइन क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्बनाइजेशन। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन एम्पायर। तो किस कारण से हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था वो डिक्लाइन इसके टाइम में तो कॉलोनियल पीरियड। तो पहला जो हमारा इंफॉर्मेशन है कहता है सस्ता मशीन जिसकी वजह से ज्यादा होने लगा ब्रिटेन से। दूसरा क्या है लॉस ऑफ रॉयल पेट्रोल राजा ने फिर आता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स, टैक्स यूज करने लगे इंडियन प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्स लगाने लगे और ब्रिटिश टैक्स का प्रोडक्ट में कम टैक्स लगाने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें 1 3 सब इसमें करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑल सिटीज decline in importance during the colonial period due to deindustrialization? Option A Dhaka and Murshidabad, option B Bombay and Kolkata, option C Delhi and Agra and option D Madras and Surat। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए धक्का और मुर्शिदाबाद। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, नेटिव ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन जो थे वो कॉलोनियल सिटीज जैसे कि मद्रास जो थे वहीं पे वो बंद के रह गए और वो किस एरिया में बंद करके रहते थे उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए व्हाइट टाउन, ऑप्शन बी ब्लैक टाउन, ऑप्शन सी फैक्ट्री टाउन, ऑप्शन डी कंटोनमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लैक टाउन। मतलब कि वो सभी लोग जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे उनको ब्लैक टाउन में रखा जाने लगा, उन्हें वेजेस कम दिया जाने लगा और उनके जो कारीगरी थी वो कारीगरों को यूज तो करवाते थे बट उनके लिए प्रॉपर वेजेस नहीं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन द ईयर। तो 1911 में जो था वो उन्होंने न्यू दिल्ली बनाया और न्यू दिल्ली को कैपिटल बनाया पूरे कंट्री। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।